नमस्कार साथियों, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम एमए ट्रांसलेशन स्टडीज़ के अनुवाद पाठ्यक्रम को उन पर चर्चा कर रहे हैं और अनुवाद पाठ्यक्रम के एमए के पार्ट 2 में एक प्रश्न पत्र है अनुवाद की प्रक्रिया और क्षेत्र, और इसके अंतर्गत विधि के अनुवाद पर चर्चा कर रहे हैं। विधि अनुवाद की आवश्यकता क्यों है, प्राधिकृत पाठ क्या होता है, सामान्य अनुवाद और प्राधिकृत पाठ में क्या अंतर है, अनुवादक से क्या अपेक्षाएं हैं, इस पर चर्चा हम अपने पिछले व्याख्यानों में कर चुके हैं। तो आज के इस व्याख्यान में हम बात करेंगे विधि अनुवादक के विधि साहित्य के अनुवाद की समस्याएं, कि जब अनुवादक विधि सामग्री का अंग्रेज़ी से हिंदी में या हिंदी से अंग्रेज़ी में अनुवाद करता है तो अनुवादक के समक्ष क्या समस्याएं आती हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और आज की इस चर्चा के मूल विचारणीय बिंदु रहेंगे विधि अनुवाद करते समय आने वाली समस्याएं, अनुवादक को कब विधि अनुवाद करना चाहिए, कब विधि का अनुवाद नहीं करना चाहिए, उसकी सीमाएं, उसके पास क्या है, ऐसी सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं जब वे अनुवाद ना करें। तो इन 3 बिंदुओं पर आज की हमारी चर्चा केंद्रित रहेगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुवादक के समक्ष विधि साहित्य का अनुवाद करते हुए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली जो समस्या उसके सामने आती है कि सामान्य बोलचाल के विशेष अर्थाभिव्यंजक शब्दों की समस्या। सामान्य बोलचाल के जो शब्द हैं वे आम बोलचाल में हम उनको किसी अन्य अर्थ में ले रहे होते हैं, परंतु विधि के संदर्भ में उस शब्द विशेष का कुछ और अर्थ निकलता है। वे वहाँ विशेष अर्थ के अभिव्यंजक शब्द कहलाते हैं। जैसे फार्मर शब्द है अंग्रेज़ी का, सामान्य बोलचाल में किसान के लिए, कृषक के लिए हम फार्मर शब्द का प्रयोग करते हैं। अब विधि साहित्य का जो अनुवादक है उसे देखना होगा कि विधि के संदर्भ में फार्मर शब्द का क्या अर्थ है, क्योंकि संविधान में फार्मर शब्द किसान के लिए प्रयुक्त नहीं किया गया। संपत्ति अंतरण की धारा 6 में ये फार्मर शब्द सामान्य अर्थ किसान के लिए ना होकर एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त है। विशेष अर्थ वह व्यक्ति जो लगान वसूल करके सरकार को जमा कराता है। अब अर्थ तो ये है, और अगर फार्मर शब्द का अनुवादक किसान अर्थ कर देता है तो वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, वहाँ वो अर्थ ही नहीं निकलेगा जो संविधान में उसके लिए उपयुक्त अर्थ है। तो इसलिए सामान्य बोलचाल के विशेष अर्थाभिव्यंजक शब्दों की समस्या विधि अनुवादक के सामने आती है, और इसके लिए उसे विधि सामग्री का गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। उन सामान्य बोलचाल के शब्दों के जो विशिष्ट अर्थ हैं उनको जानने की आवश्यकता है। उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसे शब्दों को समझे, उनको ध्यान में रखें। जैसे एश्योरेंस शब्द है, सामान्य बोलचाल में एश्योरेंस का अर्थ आश्वासन होता है। बीमा के लिए भी एश्योरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता है, लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। परंतु सामान्य अर्थ और विशेष अर्थ में अंतर आ जाता है। वहाँ हस्तांतरित पत्र के लिए एश्योरेंस शब्द आता है। विधि में उस दस्तावेज को एश्योरेंस कहते हैं जब भूमि, भवन का विक्रय, बंधक आदि द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को अंतरण किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, तब हम उसे एश्योरेंस कहते हैं। दूसरी जो समस्या विधि साहित्य के अनुवादक के समक्ष आती है वो है संकल्पना से जुड़ी हुई, कंसेप्चुअल, संकल्पनात्मक जो शब्द हैं
उनके अनुवाद का प्रश्न आ जाता है। स्रोत भाषा के मूल शब्द को यथावत ग्रहण न करके उसका अनिवार्यता अनुवाद किया जाना चाहिए। जो संकल्पनात्मक शब्द हैं, अंग्रेजी में प्रयुक्त हैं, पर आम बोलचाल में भी वही शब्द प्रयोग हो रहे हैं, परंतु विधि में उन शब्दों के प्रतिशब्द बनाए गए हैं। तो अनुवादक को उन प्रतिशब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ना कि जो संकल्पनात्मक शब्द बोलचाल में प्रचलित हो गए हैं, प्रसिद्ध हो गए हैं, वही शब्द वे अपना लें। जैसे राइट शब्द, इसका प्रतिशब्द अधिकार बना हुआ है। लॉ शब्द विधि है, इसका प्रतिशब्द प्रॉपर्टी, संपत्ति। प्रॉपर्टी आम बोलचाल में प्रयोग होता है। कोई शिक्षित है, अशिक्षित है, वे प्रॉपर्टी शब्द बोलता है। सामान्य बोलचाल में तो कह सकते हैं, पर जब विधि अनुवादक अनुवाद कर रहा है तो वे प्रॉपर्टी शब्द का प्रयोग ना करके वे उसका जो अनुवाद विधि शब्दावली में उसका प्रतिशब्द दिया है उसे ही लेना चाहिए, उसका ही अनुवाद करना चाहिए। ड्यूटी कर्तव्य है उसके लिए। ट्रांसफ़र, अंतरण, कॉन्ट्रैक्ट, संविदा, तो ऐसे शब्दों का अनिवार्यता अनुवादक को करना चाहिए। वे नहीं करता, ये उसकी समस्या है। किसी वस्तु, स्थान, नाम आदि को स्रोत भाषा से लिप्यंतरण किया जा सकता है। अब वस्तुओं हैं, कोई स्थान है, उनके नाम अगर अंग्रेजी में है तो उनको वैसे के वैसे स्वीकार कर लेना। जैसे प्लेटफॉर्म शब्द है, स्टेशन शब्द है, इनको लिप्यंतरित कर ले। चेक, बैंक शब्द, चार्ज लेना, तो ये नाम है किसी का, तो वही जो है स्रोत भाषा से लिप्यंतरण कर सकते हैं, किया जा सकता है। विधि साहित्य के अनुवाद में एक और समस्या आती है कि जब मिलते जुलते शब्द होते हैं, उनका अर्थ मिलता जुलता है, तो ऐसे शब्दों में चयन की समस्या आती है कि किस शब्द का वो चयन करें, क्योंकि मिलते जुलते संस्पर्शी शब्द अनेक हैं। तो उनमें से कौन सा शब्द चयन करें, ये समस्या आती है। तो जब शब्द विशेष का अनुवाद करते समय पूर्व निश्चित शब्दावली में उस शब्द के प्रतिशब्द का अभाव हो, तो संस्पर्शी शब्द का चयन अनुवादक को करना चाहिए। अब ये संस्पर्शी शब्द कौन से होते हैं, किस तरह के होते हैं, ये भी पूरी विधि शब्दावली में दिए हुए हैं। तो उनको ध्यान से देखें, उनको समझें और फिर अनुवाद करें। अनुवादक को शब्द विशेष के निकट अर्थाभिव्यंजक सभी शब्दों पर एक साथ विचार करके ही प्रतिशब्द करना चाहिए। अब अनुवादक के सामने समस्या यही आ जाती है कि अनेक संस्पर्शी शब्द हैं, अब उनमें से कैसे चयन करें। तो उसे सभी शब्दों पर एक साथ विचार करना उसके लिए अनिवार्य हो जाता है, और फिर एक साथ विचार करके जो शब्द उस संरचना के अनुरूप उपयुक्त जान पड़े, जो वे उपयुक्त है, उसका वो अनुभव सिद्ध जो अनुवादक है उनके साथ परामर्श भी कर सकता है, शब्दकोश की सहायता भी ले सकता है, तो वे उसको प्रतिशब्द को स्वीकार करें और इस तरह से वे इस समस्या का समाधान कर सकता है। अब कौन कौन से संस्पर्शी शब्द हैं, थोड़ा हम इसको उदाहरणों से जान लें। जैसे एविडेंस शब्द है, इसका प्रतिशब्द है साक्ष्य। ऐसे ही डिपोजिशन अभिसाक्ष्य, टेस्टिमोनी परिसाक्ष्य, प्रोटेस्ट प्रसाक्ष्य। तो साक्ष्य, अभिसाक्ष्य, परिसाक्ष्य, प्रसाक्ष्य, अब ये संस्पर्शी शब्द हैं। अब ये जब तक इन चारों शब्दों को नहीं समझेगा, जब तक वो इनको गहराई से इनके अंतर को नहीं जानेगा, तब तक अनुवादक के सामने समस्या आ सकती है कि वे किस शब्द के लिए कहाँ कौन सा प्रतिशब्द ले। इसी तरह से लेजिस्लेशन और कॉन्स्टिट्यूशन,
लेजिस्लेशन के लिए विधान शब्द है और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए संविधान शब्द है। ये संस्पर्शी शब्द हैं, तो उसको इन शब्दों के अर्थभेद पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही एक्ट अधिनियम कहलाता है, रूल नियम, सब रूल उपनियम, रेगुलेशन विनियम, स्टैट्यूट परिनियम। तो बहुत सूक्ष्म अर्थभेदक है, परंतु उन शब्दों के प्रतिशब्द भिन्न भिन्न हैं। तो उसको देखना पड़ेगा कहाँ उसने नियम लिखना है, कब उसको अधिनियम शब्द का प्रयोग करना है, कब उसको परिनियम शब्द का प्रयोग करना है या विनियम शब्द का प्रयोग करना है। तो ये जो संस्पर्शी शब्द है, इसकी पूर्ण जानकारी अनुवादक के लिए आवश्यक है, नहीं तो अनुवाद करते समय उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। इसी तरह से शब्दों के विश्लिष्ट प्रयोग की समस्या। मित्रों, आप जानते ही हैं कि प्रत्येक भाषा की अपनी प्रकृति है। प्रत्येक भाषा के शब्द वहाँ की संस्कृति लिए हुए होते हैं और उसके अनुरूप ही शब्द का निर्माण, शब्द का गठन किया जाता है। अब किसी भाषा में तो एक शब्द पर्याप्त रहता है, परंतु अनुवाद करते हुए दूसरी भाषा में उस शब्द के लिए 4-5 शब्द लगाने पड़ सकते हैं, जोड़ने पड़ सकते हैं। तो ये ऐसे विश्लिष्ट प्रयोग की समस्या अनुवादक के सामने आती है। तो स्रोत भाषा के मूल शब्द का लक्ष्य भाषा में एक शब्द उपलब्ध न होने पर अनुवादक के सामने समस्या आती है। जैसे हम देखें ग्रैंड पेरेंट शब्द, अंग्रेज़ी में ग्रैंड पेरेंट एक ही शब्द है। अब वहाँ तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि दादा के लिए अलग शब्द, दादी के लिए अलग शब्द, नाना के लिए अलग शब्द, नानी के लिए अलग शब्द। वहाँ सबके लिए ग्रैंड पेरेंट शब्द है। अब जब ग्रैंड पेरेंट का विधि अनुवादक को अनुवाद करना होता है तो उसके सामने ये समस्या आती है कि वे किस शब्द को रखें, क्योंकि हिंदी में तो उसके लिए 4 शब्द हैं। तो ऐसे समय में उसे चारों शब्दों को रखना होगा, पितामह पितामही, मातामह मातामही। क्योंकि विधि में दादा के लिए पितामह संस्कृत का शब्द है, पितामही दादी के लिए शब्द है, नाना के लिए मातामह शब्द है, नानी के लिए मातामही शब्द है। तो ग्रैंड पेरेंट का अनुवाद करते हुए उसे इन चारों शब्दों को प्रयोग करना होगा। तो अनुवादक के सामने ये एक समस्या आती है। ऐसे ही जैसे अंग्रेज़ी में अंकल शब्द है, वहाँ सबके लिए प्रयोग हो जाता है। हिंदी में मामा को मामा के लिए, चाचा के लिए, और जो बाकी बुआ का बेटा है, मामा का बेटा है, कज़न शब्द, तो वहाँ तो एक शब्द है, परंतु हिंदी में उसके लिए अनेक प्रतिशब्द हैं। तो ये विश्लिष्ट प्रयोग है। तो इनकी समस्या अनुवादक के सामने आती है। तो अब अनुवादक क्या करे? तो उसे उसके लिए उस भाषा की प्रकृति के अनुरूप उन सभी शब्दों का प्रयोग करना होता है, उसे इसका ध्यान रखना होता है। अब विधि साहित्य के अनुवादक के सामने एक और सबसे बड़ी जो समस्या आती है, वे आती है अपर्याप्त मानक शब्दावली की। यद्यपि विधि शब्दावली का निर्माण किया गया है, यद्यपि वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा पूरी एक वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावलियाँ बनाई गई हैं पूरी भारतीय भाषाओं में। अब तो 22 भारतीय भाषाओं में शब्दावली उपलब्ध है, परंतु फिर भी अनेक ऐसे शब्द हैं जो किसी एक भाषा में वहाँ की संस्कृति के अनुरूप जो अर्थ रखते हैं, उसका प्रतिशब्द लक्ष्य भाषा में उपलब्ध नहीं हो पाता। उदाहरण से अगर हम समझें, जैसे अंग्रेज़ी में हायर और रेंट शब्द का प्रयोग होता है। ऑटो रिक्शा हायर कर लिया, टैक्सी हायर कर ली, और मकान जो है, घर जो है, वो रेंट पर दिया जाता है। हायर और रेंट के लिए हिंदी में किराया ही शब्द है।
अब हायर के लिए अलग से कोई शब्द नहीं है। तो अब ये समस्या विधि अनुवादक के सामने आती है, क्योंकि मानक शब्दावली में हायर के लिए अलग से कोई शब्द नहीं दिया हुआ। ऐसे ही टेनेंट शब्द, हिंदी में इसके लिए आज तक कोई शब्द नहीं बना। तो मानक शब्दावली, यद्यपि मानकीकरण की प्रक्रिया एक लंबे समय से चल रही है, अनेक शब्दों का मानकीकरण हुआ है, परंतु फिर भी एक सीमा होती है। और भाषा तो जीवंत भाषा है, और जीवंतता के कारण नित्य नए संदर्भ के अनुसार शब्द बनते रहते हैं, गढ़ते रहते हैं, प्रयोग में आते रहते हैं, और मानक शब्दावली तैयार होने में समय लगता है। जैसे अब कोरोना काल आया, इससे पूर्व उसकी शब्दावली नहीं थी, पर अनेक नए शब्द आ गए, तो उसके लिए हिंदी में मानक शब्द तैयार करना अब उसमें जुड़ेंगे। क्वारंटाइन शब्द है, आइसोलेशन शब्द है, मास्क शब्द है, सैनिटाइजेशन शब्द, अनेक शब्द अब नए नए जुड़ रहे हैं। कोविड शब्द अब जैसे बना, तो इनके लिए मानक शब्दावली बनाई जाएगी, तो उसमें समय लगता है। तो मानक शब्दावली की अपर्याप्तता भी अनुवादक के सामने एक समस्या खड़ी करती है अनुवाद करते हुए। इसके अतिरिक्त पारिभाषिक शब्दावली में एक रूपता का अभाव, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। पारिभाषिक शब्दावली बनाई गई, वहाँ एक शब्द के अनेक समानार्थी शब्द दे दिए गए हैं। अब अनुवादक को ये समस्या आती है कि वह उनमें से किस शब्द का चयन करे, कौन सा शब्द एप्रोप्रिएट, पर्याप्त रहेगा, उचित रहेगा वहाँ पर। तो ये जो पारिभाषिक शब्दावली में अनेक रूपता मिलती है, अनेक उसके प्रति शब्द मिलते हैं, तो किस शब्द का चयन करें, ये अनुवादक की एक समस्या है। जैसे सिविल शब्द है, अब अंग्रेजी में तो एक ही सिविल शब्द है। अब इस क्या पारिभाषिक शब्दावली में दीवानी, व्यवहार और सिविल, ये 3 पर्याय दे दिए गए। अब अनुवादक के सामने समस्या है कि वे किस शब्द को ग्रहण करें। ऐसे ही रिगरस इम्प्रिजनमेंट, इसका अनुवाद करते हुए वहाँ पर कठोर या सश्रम कारावास ये भी दिया हुआ है, और कठिन कारावास भी। ऐसे ही रजिस्ट्रेशन शब्द, इसके भी कई पर्याय हैं। पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्री, तो अब कौन सा शब्द वो प्रयोग करें। रिसीवर शब्द है, इसके लिए आदाता, प्रापक, प्राप्तकर्ता, पाने वाला, तो अनेक उसके पर्याय आ गए। तो इनमें से कौन सा प्रयोग करें, अनेक रूप हैं, और बोलचाल में ये सारे रूप मिल रहे हैं। रिसीवर के लिए कहीं प्राप्तकर्ता भी मिल रहा है, कहीं पाने वाला भी मिल रहा है, प्रापक भी मिल रहा है। तो अनुवादक के सामने ये एक रूपता के अभाव की भी समस्या आती है। तो वे अपने विवेक से, अपनी सूझबूझ से इनमें से जो एप्रोप्रिएट शब्द है, जो एकदम उपयुक्त शब्द है, उसका चयन कर लेता है। तो वो अनुवादक के अपने अनुभवजन्य ज्ञान पर भी आधारित है। एक और अनुवादक के सामने समस्या आती है अनुपूरक सामग्री की अनुपलब्धता। प्रारूपकार जो मूल प्रारूप तैयार कर रहा है, उसके सामने जो सामग्री है, अनुवादक के सामने वे सामग्री अनुपलब्ध रहती है। उसके सामने वे सामग्री पूर्णतया नहीं है, तो जिसके कारण उसे अनुवाद में कठिनाई आती है। पूर्व दृष्टांतों की, नमूनों के प्राधिकृत पाठ जो है वो अनुपलब्ध है, तो ये अनुवादक के लिए समस्या है। मूल प्रारूपकार के सामने तो पूर्व दृष्टांत है, उसके सामने तो उसके पूर्व नमूने हैं, जिसके आधार पर उसने मूल प्रारूप तैयार किया। अब जो अनुवादक है, वे जो अनुवाद करेगा वे मूल प्रारूप के ही समकक्ष है, उसके समतुल्य है, उसका दायित्व भी अधिक है। तो अब उसके पास अनुपूरक सामग्री ही उपलब्ध नहीं है, तो वो कैसे अनुवाद करे, ये एक बड़ी समस्या आ जाती है।
फिर पूर्व प्रकाशित अधिनियमों और नियमों के हिंदी प्राधिकृत पाठ उपलब्ध ना होने से भी अनुवादक की समस्या आ जाती है कि जो नियम पहले प्रकाशित हो चुके हैं, अब अनुवादक नए शब्द तो बना नहीं सकता, नए शब्दों का निर्माण नहीं कर सकता, और जो पूर्व प्रकाशित अधिनियम है वो उपलब्ध नहीं है। तो अब वे क्या करें, ये समस्या उसके सामने आ जाती है। तो अनुपूरक सामग्री की अनुपलब्धता ये अनुवादक के सामने एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। एक समस्या है मूल प्रारूपण की समस्या। ये क्या है कि मूल प्रारूप अंग्रेजी में है, अंग्रेजी की वाक्य संरचना, भाषा शैली, लंबे लंबे और संयुक्त वाक्य विन्यास आदि की हिंदी की से भिन्नता के कारण मूल प्रारूप को हिंदी में लाने की समस्या अनुवादक को होती है। अब व्याकरणिक संरचना दोनों भाषाओं की अपनी है। अंग्रेजी में वाक्य के साथ उपवाक्य जुड़ते चले जाते हैं, वहाँ कर्मवाच्य का प्रयोग अधिक होता है, वहाँ शैल का में का प्रयोग अधिक होता है। पर अनुवादक को अनुवाद करते हुए हिंदी की संरचना को देखते हुए कर्तृवाच्य का प्रयोग करना है। वहाँ उसे शैल का क्या अर्थ लेना है, विल का क्या अर्थ लेना है, इज, आर, इन शब्दों को लेकर के ही न्यायालय में कई बार घंटों बहस छिड़ जाती है। तो अब ऐसे मूल प्रारूप तैयार करने वाले के पास तो वो समस्या नहीं है, पर अनुवादक के सामने ये समस्या आ जाती है कि वे अपनी लक्ष्य भाषा की संरचना के अनुरूप कैसे अनुवाद करें, उस मूल प्रारूप के भाव को बदले बिना, उसके शब्द के सभी अर्थ उसमें समाहित हो जाएं, कहीं अर्थ का अनर्थ भी ना हो, कहीं किसी शब्द के प्रति अन्याय भी ना हो। तो इसलिए मूल प्रारूप को रूपांतरित करने की, अनुदित करने में, हिंदी में लाने की समस्या अनुवादक के समक्ष आती है। एक और बड़ी समस्या है विधि साहित्य के अनुवाद में, विधिज्ञ अनुवादकों का अभाव है। अनुवादक तो मिल जाते हैं, पर अनुवादक हो, दो भाषाओं का ज्ञान तो है, परंतु विधि का ज्ञान नहीं है, विधि ज्ञाता नहीं है। तो ये समस्या है। जब तक विधि का ज्ञान नहीं होगा वो उचित अनुवाद नहीं कर सकता। तो विधिज्ञ अनुवादकों का अभाव है, दोनों भाषाओं के पूर्ण ज्ञान का अभाव है, समय और इच्छा शक्ति का अभाव है। अब जो विधिज्ञ हैं, विधिवेत्ता हैं, जिनको न्यायालय में कार्य करने का अनुभव है, जो इस शब्दावली से पूर्णतः परिचित है, उन शब्दों के सूक्ष्म अर्थ भेदों को जानते हैं, वे इस अनुवाद कार्य को करना ही नहीं चाहते, उनकी इच्छा ही नहीं है, उनके पास समय ही नहीं है। तो ऐसे जो विधिवेत्ता है वे अनुवाद की ओर प्रेरित नहीं होते, और जो अनुवाद करते हैं उन्हें विधि का ज्ञान नहीं है। तो विधि साहित्य के अनुवाद में ये समस्याएं आती हैं। और कुछ विधिवेत्ता जिन्हें दोनों भाषाओं का ज्ञान भी है, विधि की शब्दावली से पूर्ण परिचित भी हैं, पर वे अनुवाद कार्य को गौण मानते हैं, उन्हें अल्प महत्व देते हैं, इसलिए वे अनुवाद की ओर प्रेरित ही नहीं होते, वे अनुवाद कार्य करना ही नहीं चाहते। तो ये समस्या भी विधि साहित्य के अनुवाद के लिए आती है। अभी हमने देखा कि विधि अनुवाद का अनुवाद करने में और विशेष रूप से उसके हिंदी के अनुवाद करने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। अब हम बात करते हैं कि विधि अनुवादक जो है उसे कब अनुवाद नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करें, समस्याओं का समाधान कैसे करें, इसकी चर्चा अभी हमने की। अब किन परिस्थितियों में, किन स्थितियों में उसे अनुवाद नहीं करना है, उसकी क्या सीमाएं हैं, अब हम इस पर बात करते हैं। जैसे पूर्व निर्मित पद और पूर्व निर्मित अभिव्यक्तियों, पूर्व प्रकाशित अधिनियमों को अनुवाद नहीं करना चाहिए।
इसके लिए अनुवादक को देख लेना चाहिए कि उसके सामने जो अनुवाद के लिए सामग्री आई है वे पूर्व निर्मित पद है। अगर वो पहले बना हुआ है वे पद, तो उस शब्द को वहीं से उठा ले। पूर्व निर्मित अभिव्यक्तियाँ हैं तो उन अभिव्यक्तियों को यथावत वे प्रस्तुत कर दे, उनके लिए अनुवाद ना करें। जो अधिनियम पूर्व प्रकाशित हो चुके हैं उनका भी अनुवाद ना करें। अधिनियम का नाम अनुवादक स्वयं अनुवाद ना करे, बल्कि वही नाम दे जो उस अधिनियम के हिंदी में प्रकाशित प्राधिकृत पाठ में दिया हुआ है। कि नाम का भी अनुवादक को अनुवाद नहीं करना चाहिए। जैसे इनकम टैक्स एक्ट बना हुआ है, अब ये एक्ट का नाम हिंदी में जब वो अनुवाद कर रहा है और प्राधिकृत पाठ में इनकम टैक्स एक्ट ही दे दिया गया है, वहाँ आयकर अधिनियम नाम नहीं दिया गया, तो प्राधिकृत पाठ में ये एक्ट का नाम अंग्रेजी में ही स्वीकृत हो चुका है, तो अनुवादक को इसे यथावत ही ले लेना चाहिए, उसका अनुवाद नहीं करना चाहिए। इसी तरह से यदि किसी अधिनियम के आधार पर किन्हीं अपराधों का सृजन किया गया हो, जैसे व्यापारहरण, हत्या की कोटि में ना आने वाला आपराधिक मानववध, डकैती, तो उनका भी अनुवाद न करके उन अपराधों का सृजन करने वाले अधिनियम से यथावत लिया जाना चाहिए। तो ये जो अपराध से संबंधित जो अधिनियम बने हुए हैं, उन अधिनियमों में जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, उन शब्दों को उन अधिनियमों से यथावत अनुवादक को ग्रहण कर लेना चाहिए, अपनी तरफ से नया अनुवाद नहीं करना चाहिए। इसी तरह से विधि अनुवादक को राज्य के उन अधिनियमों का भी अनुवाद नहीं करना होता जिनका प्राधिकृत पाठ प्रकाशित हो चुका है, भले ही उनका नाम और शीर्षक अनुवादक को कुछ अटपटा लगे। जैसे यूपी सेल्स टैक्स एक्ट, इसका अनुवाद प्राधिकृत पाठ में किया गया उप्र बिक्री कर अधिनियम। ऐसे ही यूपी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इसका अनुवाद किया गया उप्र औद्योगिक झगड़ों का एक्ट। तो यद्यपि ये अटपटे हैं, यद्यपि इनका बदला जा सकता था, परंतु क्योंकि ये प्राधिकृत पाठ हो चुके हैं, इसलिए अनुवादक को इनका अनुवाद नहीं करना है, इनको नहीं परिवर्तित करना। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने विधि अनुवादक की समस्याओं पर चर्चा की और कब विधि अनुवादक को अनुवाद नहीं करना चाहिए इस पर बात की। आज की इस चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।